इंसानों के इतिहास में आज तक की सबसे खूंखार वॉर, जिसमें तकरीबन 6 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे। इस वॉर में 5 करोड़ सिविलियन मारे गए थे और 2 से 3 करोड़ सोल्जर मारे गए थे जो वॉर में लड़ रहे थे। इस वॉर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तकरीबन सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इंसानों ने इतनी तबाही किसी भी वॉर में आज तक नहीं देखी थी जितनी इस वॉर में देखी जाती है। शहर के शहर तबाह हो चुके थे, जिनका असर आज भी देखा जा सकता है। आज के टाइम पर जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स और जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उन सब को इस वॉर से ट्रैक किया जा सकता है। और ये वॉर थी वर्ल्ड वॉर 2। आज की इस वीडियो में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुई थी और ये कितने सालों तक चली थी और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा है। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड वॉर 2 होने का सबसे बड़ा कारण वर्ल्ड वॉर 1 था। 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी तो जर्मनी देश और उसके बाकी साथी देशों को बहुत ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। इस वॉर के बाद ओटोमैन एम्पायर को खत्म कर दिया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के नतीजों से सबसे ज्यादा फायदा पोलैंड को हुआ था। उसने समुद्र के किनारे पर बसे जर्मनी के काफी सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी को 2 हिस्सों में कट कर दिया गया था। इसके साथ साथ जर्मनी को ये आदेश दिया गया था कि वो अपनी सेना में 1 लाख से ज्यादा सोल्जर को अपॉइंट नहीं कर सकता और अपनी आर्मी में किसी भी तरह के बड़े वेपन्स को नहीं रख सकता और इसके साथ साथ अपनी खुद की एयरफोर्स भी नहीं बना सकता। जर्मनी और उसके साथी देशों को वर्ल्ड वॉर 1 का दोषी माना गया था और सभी तरह की भरपाई करने का जो जिम्मा था वो जर्मनी और उसके देशों पर लगाया गया। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी को सफर करते हुए देखना चाहते थे, इसलिए ये सारी जिम्मेदारी जर्मनी को दी गई और वर्ल्ड वॉर 1 का सारा दोष जर्मनी के माथे मर दिया गया और जितने भी देश वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हुए थे उन सब की भरपाई करने का जिम्मा जर्मनी को दिया गया। ये सब किया गया पीस ऑफ ट्रीटी के नाम पर, जिसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल। लेकिन जर्मनी के लोगों ने इसको ट्रीटी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 का सारा दोष सिर्फ जर्मनी के माथे ही मरा गया था। इस वजह से जर्मनी के लोग इस फैसले से खुश नहीं थे और ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अकॉर्डिंग जर्मनी को $33 बिलियन पे करने थे। आज के हिसाब से ये जो रकम बैठती है वो $270 बिलियन बैठती है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसकी जो आखिरी EMI थी वो जर्मनी ने 2010 में पे की थी। 1921 में जब इसकी पहली पेमेंट की गई तो जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो एकदम से क्रैश होना स्टार्ट हो गई। उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जर्मनी का जो बर्लिन शहर था उसमें जो एक ब्रेड की कीमत थी वो 160 मार्क्स थी। मार्क्स जर्मनी की करेंसी थी। 1921 में एक ब्रेड की कीमत 160 मार्क्स थी, लेकिन 1923 में एक ब्रेड की कीमत 200 बिलियन मार्क्स हो चुकी थी। देश की हालत बहुत खराब थी। लोगों के पास खाने को खाना नहीं था, नौकरियां नहीं थी और रहने को घर भी नहीं थे और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जर्मनी की बेइज्जती हो चुकी थी। उस वक्त जर्मनी को एक ऐसा हीरो चाहिए था जो उसको इस कंडीशन से बाहर निकाल सके और फिर एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। एक जवान पॉलिटिशियन जो बहुत अच्छा भाषण देता था, लोगों को अपने भाषण से अपना बना सकता था और उनसे कुछ भी करवा सकता था। इसी भाषण के दम पर उन्होंने जर्मनी के लोगों को मैनिपुलेट किया और वर्ल्ड वॉर 2 करवाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 8 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। 1923 के इलेक्शन में हिटलर की पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिलती है और उसकी सरकार नहीं बनती है, लेकिन उस वक्त तक उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी थी। इसके बाद पूरे देश में अफवाह फैलाई जाती है कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो जर्मनी की हार हुई है और पूरी दुनिया में जो जर्मनी की बेइज्जती हुई है उसका कारण वो लोग हैं जो जर्मनी में रह रहे हैं, जैसे कि ज्यूस और सोशलिस्ट। उसके बाद अगले 10 साल यही प्रोपेगेंडा पूरे जर्मनी में चलाया जाता है। इसके बाद 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है, जिसके बाद जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट की हालत बद से बदतर हो जाती है। 1933 में तकरीबन 60 लाख जर्मन्स ऐसे थे जिनके पास नौकरियां नहीं थी, लोगों के पास घर नहीं थे और बच्चे भूख से मर रहे थे। सब कुछ मिला के बोले तो जर्मनी की हालत एकदम खराब थी।
तब हिटलर सामने आता है और खुद को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित कर देता है। अब हिटलर के पास पॉलिटिकल प्लस आर्मी दोनों का फुल कंट्रोल था। फिर वो अपने जर्मन एम्पायर के सपने को पूरा करने निकल पड़ता है। एक ऐसा देश जहां पर सिर्फ आर्यन रह सकते हैं, जो एकदम प्योर ब्रीड है। ज्यूस और बाकी लोगों के लिए जर्मनी में कोई जगह नहीं होगी। इसके साथ साथ जर्मनी का पड़ोसी देश इटली, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के खिलाफ वॉर लड़ी थी, वो वर्ल्ड वॉर 1 के नतीजों से खुश नहीं थे। इटली के लोग मानते थे कि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई जो वो डिजर्व करते थे, और वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद वो सारी टेरिटरी भी नहीं दी गई जिनका वादा उनको किया गया था, जिसकी वजह से इटली के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, जिसका फायदा उठाया मोसोलिनी ने और खुद को इटली का डिक्टेटर घोषित कर दिया। फिर इटली ने और जर्मनी ने दोनों ने एक अलाइंस बनाई। स्पेन में भी सिविल वॉर चल रहा था, जिसका फायदा उठाया इटली और जर्मनी ने। वहां पर अपनी आर्मी की सपोर्ट भेजी और स्पेन में भी अपने अलाइज की सरकार बनवा दी। इसके साथ साथ जर्मनी ने जापान एम्पायर के साथ भी अलाई बनाई। जापान ने 1935 में मंचूरिया को इन्वेड किया था और चाइना में चल रही सिविल वॉर का फायदा उठा रहा था और चाइना को भी इन्वेड करने वाला था। इस तरह से 3 डिक्टेटर की अलाई बनी, जर्मनी, इटली और जापान, जिनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और ये तीनों डिक्टेटर की जोड़ी पूरी दुनिया पर राज करने निकल पड़ी। 1935 में पहली बार ये पता चलता है कि जर्मनी के पास खुद की एयरफोर्स है। पूरी दुनिया ये देख रही थी कि हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साइल को वायलेट कर रहा है, लेकिन उस वक्त तक इंग्लैंड में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल जर्मनी के लिए नाइंसाफी है। कोई भी देश अपनी खुद की आर्मी तो एटलीस्ट बना ही सकता है अपने खुद के डिफेंस के लिए। इसलिए जब ये पता चला कि जर्मनी के पास खुद की एयरफोर्स है तो ज्यादा उसके लिए कुछ नहीं किया गया। इसके बाद 1935 में एंग्लो जर्मन ट्रीटी को साइन किया गया। इसमें जर्मनी को यह अथॉरिटी दी गई कि वो खुद की नेवी बना सकता है। इसके बाद जर्मनी अपनी आर्मी को अपडेट और ग्रो करना शुरू करता है। जितने भी लोग जर्मनी में अनएम्प्लॉयड थे उन सबको आर्मी में भर्ती कर लिया जाता है और वॉर करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब ये सब कुछ होते हुए फ्रांस देख रहा था, जिससे वो चौकन्ना हो जाता है और जितना भी बॉर्डर जर्मनी के साथ मिलता था वो उस पर एक सिक्योरिटी लाइन बनाता है, जिसको हिस्ट्री में मैगिनोट लाइन बोला गया है। फिर 1938 में जब हिटलर को ये लगता है कि उसकी आर्मी इनफ है किसी भी देश को इन्वेड करने के लिए और वो पूरी तरह से तैयार भी है, तो उसका सबसे पहला टारगेट बनता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर को बुलाया जाता है और उससे जबरदस्ती एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है, जिसके बाद ऑस्ट्रिया के पार्लियामेंट में प्रो नाजी जर्मन्स को अपॉइंट किया जाता है, जिसके बाद ऑस्ट्रिया में चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। फिर जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे वो लोगों के बीच एक वोटिंग करते हैं, जिसमें लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या आप आजाद रहना चाहते हो या फिर जर्मन के साथ में मर्ज होना चाहते हो। जैसे ही हिटलर को इस वोटिंग के बारे में पता चलता है वो अपनी आर्मी लेकर ऑस्ट्रिया में घुस जाता है और उसको इन्वेड कर लेता है। इसके साथ साथ फेक न्यूज फैलाई जाती है कि ऑस्ट्रिया में सिविल वॉर चल रहा है और ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ने जर्मन की गवर्नमेंट से आर्मी की हेल्प मांगी है, इसीलिए हिटलर वहां पर अपनी सेना लेकर गए हैं। जल्दी ही ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाता है और पूरे ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मर्ज कर लिया जाता है, और ये सब कुछ होते हुए पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पूरे देश पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन एक भी इंसान की जान नहीं गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हिटलर के सपोर्ट में थे। इसके बाद जो हिटलर का कॉन्फिडेंस था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसका टारगेट बनता है चेकोस्लोवाकिया। इसके बाद हिटलर चेकोस्लोवाकिया को बोलता है कि तुम्हारे बॉर्डर पर जो 30 लाख लोग हैं वो सब जर्मन हैं, या तो तुम ये हिस्सा जर्मनी को वापस दे दो या फिर वॉर होगी। इसके बाद एंट्री होती है यूके के प्राइम मिनिस्टर नेवेल चैम्बरलिन की, जो एक और वॉर नहीं चाहते थे। वो हिटलर के साथ मीटिंग करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हिटलर यहाँ पर जो मांग रहा है उसे वो दे देना चाहिए ताकि एक वॉर को अवॉइड किया जा सके। जिसके बाद मुनिच एग्रीमेंट किया जाता है, जिसमें हिटलर से ये वादा मांगा जाता है कि वो किसी भी तरह की वॉर नहीं करेगा चेकोस्लोवाकिया के साथ। लेकिन हिटलर 1 साल का टाइम भी नहीं लेता इस एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद हिटलर का टारगेट बनता है पोलैंड। पोलैंड पर कब्जा करने के लिए हिटलर सोवियत यूनियन के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट को साइन करता है। इसके बाद जर्मनी और
सोवियत यूनियन दोनों साइड से पोलैंड पर अटैक किया जाता है। तकरीबन 10 लाख जर्मन पोलैंड में घुसते हैं और बहुत तेजी से पोलैंड को इन्वेड करते हैं। दूसरी साइड से सोवियत यूनियन पोलैंड को इन्वेड करता है और उसे इन्वेड करने के बाद दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा सोवियत यूनियन के पास रहता है और दूसरा हिस्सा जर्मनी के पास रहता है। ये देखकर यूके और फ्रांस दोनों को टेंशन हो जाती है कि इस तरह से अगर जर्मनी आगे बढ़ता रहा तो एक दिन हमारा नंबर भी आ जाएगा। इसके बाद जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी जाती है। लेकिन ये जो पीरियड था इसको वॉर नहीं कहा जाता, इसको फोनी वॉर कहा जाता है। मतलब एक्चुअल में किसी भी तरह के सोल्जर वहां पर जाकर नहीं लड़े, सिर्फ बातों से लड़ाई होती रही, एक दूसरे को धमकियां देते रहे और किसी भी देश ने पोलैंड की मदद के लिए अपनी आर्मी भी नहीं भेजी। और इसी वजह से जर्मनी ने पोलैंड को सिर्फ एक हफ्ते में इन्वेड कर लिया था, क्योंकि पोलैंड की जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा वीक थी और ओल्ड फैशन्ड थी। वो लोग घोड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जर्मनी के पास में टैंक थे और एयरफोर्स थी। इनकी जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा अपडेटेड थी और बाकी किसी और देश से पोलैंड को मदद भी नहीं मिली थी। 13 लाख लोग पोलैंड की तरफ से लड़ रहे थे, उन सबको हरा दिया गया था सिर्फ एक हफ्ते में। हिटलर लड़ने के लिए एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता था, ब्लिट्जक्रीग। इस स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत तेजी से अटैक किया जाता था, एकदम लाइट की स्पीड से अटैक किया जाता था, जिसमें टैंक्स और एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाता था और बहुत कम टाइम में अपना इन्वेड कंप्लीट कर लिया जाता था। हिटलर को हर एक वॉर छोटे से छोटी चाहिए थी, इसीलिए इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता था। उसका मानना था कि जल्दी से जल्दी इन्वेड कर दो। इस चीज को मेंटेन करने के लिए जो जर्मन सोल्जर्स थे उनको ड्रग्स भी दिए जा रहे थे, ताकि वो दिन रात लड़ाई करते रह सके और अपने पेन में भी लड़ाई करते रह सके, जिसका फायदा उनको शॉर्ट टर्म के लिए मिल भी रहा था। लेकिन ये इस तरह के ड्रग्स थे जो फ्यूचर में उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं थे। उसके बाद सोवियत यूनियन की नजर जाती है फिनलैंड पर। स्टालिन को ये शक था कि शायद हिटलर फिनलैंड को भी इन्वेड करेगा, जिसके बाद सोवियत यूनियन और फिनलैंड में वॉर होती है। लेकिन सोवियत यूनियन फिनलैंड के ज्यादा हिस्से को इन्वेड नहीं कर पाता, कुछ ही हिस्सा ऐसा होता है जिस पर वो कब्जा कर पाता है। लेकिन यहाँ पर हिटलर का जो टारगेट था वो फिनलैंड नहीं था, वो नॉर्वे और डेनमार्क था। 9 अप्रैल 1940 को हिटलर डेनमार्क और नॉर्वे पर अटैक करता है। ये लड़ाई भी ज्यादा दिन नहीं चलती और दोनों देशों पर जर्मनी का कब्जा हो जाता है। नॉर्वे में जर्मन आर्मी के घुसने के बाद नॉर्वे की जो गवर्नमेंट होती है वो वहां से भाग जाती है और भागकर इंग्लैंड चली जाती है और इंग्लैंड में जाकर गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल को घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद हिटलर नॉर्वे में अपनी पपेट सरकार बनाता है। इसके बाद 10 मई 1940 को यूके के प्राइम मिनिस्टर अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं और ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपने आसपास के बहुत सारे देशों को नहीं बचा सके और अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं विंस्टन चर्चिल। इसके बाद हिटलर अपना अटैक प्लान करता है फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग पर, जिसके लिए 30 लाख जर्मन सोल्जर को तैयार किया जाता है और उनको 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। ग्रुप बी का काम था नीदरलैंड को इन्वेड करना और बेल्जियम में जाकर अलाई फोर्सेस से लड़ना। ग्रुप सी का काम डायरेक्ट फ्रांस के साथ लड़ना था और ग्रुप ए का काम था एडेनेस फॉरेस्ट के थ्रू फ्रांस में घुसना। ये फॉरेस्ट बहुत घना था, इसलिए फ्रांस और अलाई फोर्सेस ये मान रहे थे कि हिटलर की सेना यहाँ से तो नहीं आने वाली, लेकिन एक्चुअल में उनकी सेना यहीं से आ रही थी। 15 मई 1940 को सीडान को इन्वेड करते हुए जर्मन सेना पहुंचती है और बेल्जियम में जो जर्मन सेना अलाई फोर्सेस के साथ लड़ रही थी उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है। अलाई फोर्सेस बेल्जियम में जो जर्मनी के साथ में लड़ रही थी उनको पता ही नहीं चलता, एकदम से जर्मनी की सेना उनके पीछे से अटैक कर देती है। इस तरह से अलाई फोर्सेस तीनों तरफ से घिर जाती है। उनके पास भागने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो होता है समंदर, डनकिर्क पोर्ट। 4 लाख अलाई फोर्सेस डनकिर्क पोर्ट पर ट्रैप हो जाते हैं। उन्हें टाइम से बचाना था क्योंकि जर्मन आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही थी और अगर देर हुई तो 4 लाख सोल्जर मारे जाएंगे। उसके बाद चर्चिल 26 मई 1940 को ऑपरेशन डायनामो लॉन्च करते हैं। इसके बाद 4 जून 1940 को तकरीबन 2.5 लाख सोल्जर को बचा लिया जाता है। इसके बाद 22 जून 1940 को फ्रांस हिटलर के सामने घुटने टेक देता है। अब तक यूरोप में सिर्फ 3 देश बचे हैं, यूके, सोवियत यूनियन और जर्मनी, जिसने बाकी सारे देशों को इन्वेड कर लिया है। जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में एक पैक्ट साइन है, तो वो लोग एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो जर्मनी के सामने खड़े होने वाला सिर्फ एक देश बचता है, यूके। इसके साथ साथ जापान भी एशिया के बहुत सारे देशों पर कब्जा कर चुका था। जर्मनी, जापान और इटली, इन तीनों के अलाइज को हराना बहुत मुश्किल था। एक हद तक इस अलाई को हराना नामुमकिन लग रहा था।
लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन तीनों अलाइज को हरा दिया गया। अब हमारी स्टोरी में यहाँ तक जर्मनी यूरोप का मास्टर बन चुका है। पूरे यूरोप में हिटलर का राज चल रहा है, सिवाय एक देश को छोड़कर। अब आगे की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि किस तरह से जर्मनी और उसके अलाई देशों को हराया गया और किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म किया गया, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।